नमस्कार। पॉजिटिव खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संतोष पाठक। इस देश की राजनीति में बल्कि इस दुनिया की राजनीति में अब घटनाक्रम बहुत तेजी से घटता हुआ नजर आ रहा है। इस बीच उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी में विचार मंथन का नया दौर शुरू हो गया है। बैठकों का नया दौर शुरू हो गया है। एनडीए गठबंधन के साथियों को भी जोड़ने की कोशिश की जा रही है और विपक्षी राजनीतिक दलों को भी साथ लाने की कोशिश की जा रही है। इन तमाम चीजों पर एक एक करके मैं जानकारी दूंगा। आज देश की संसद भवन में एक बहुत बड़ी बैठक हुई है और इस बैठक को किसने लिया, किसकी अध्यक्षता में बैठक हुई, कौन कौन इस बैठक में शामिल हुए, इन तमाम तथ्यों की जानकारी आपके सामने रखूंगा। लेकिन इस बीच देश और दुनिया की तमाम हलचलें जो हो रही हैं उसके बारे में भी थोड़ा बहुत आपको बता देता हूं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल ही भारत पर 50% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया। विदेश मंत्रालय ने जवाब दिया। उसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप साहब अब भारत पर प्रतिबंध लगाने की बात भी कह रहे हैं। इस बीच भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल साहब रूस के दौरे पर थे और अब यह खबर आ रही है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी जल्द ही भारत के दौरे पर आ सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने के आखिर में जापान और चीन की यात्रा पर जा रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति ने अमेरिका के खिलाफ एक तरह से मोर्चा खोल दिया है। तो अब इससे पहले की स्टोरी में मैंने विस्तार से बताया था कि भारत किस तरह से इस आपदा को अवसर के रूप में बदलकर विश्व का गुरु बन सकता है, अमेरिका को हटाकर विश्व का नेतृत्व कर सकता है। अगर विस्तार से उसके बारे में आपकी जानने की इच्छा हो तो आप इससे पहले वाली स्टोरी पॉजिटिव खबर पर जाकर देख सकते हैं। लेकिन देश की राजनीति में भी हंगामा मचा हुआ है। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव आयोग पर वोट की चोरी करने का आरोप लगाया। जिस एटम बम की बात वो लगातार कर रहे थे उस एटम बम का खुलासा करने की कोशिश की, वोट की चोरी का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने कई तरह के आरोप लगाए और आरोप लगाते लगाते राहुल गांधी ने यहां तक बोल दिया कि देश के युवाओं का वोट चोरी किया जा रहा है। वोट कौन चुरा रहा है आप सभी जानते हैं। पहले हमारे पास सबूत नहीं थे लेकिन अब हमारे पास 100% सबूत है, सारे डेटा है। ये वोट चोरी कई निर्वाचन क्षेत्रों में की गई, इसलिए चुनाव आयोग को बहाने नहीं बनाने चाहिए। उन्हें सीसीटीवी फुटेज और इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट हमें दे देनी चाहिए। ये सिर्फ मेरी नहीं सभी विपक्षी दलों की मांग है। हालांकि चुनाव आयोग ने जवाब दिया कि कई बार राहुल गांधी को बुलाया गया, वो नहीं आए। कर्नाटक के निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए हैं उसे नियमों और कानून के मुताबिक शपथ पत्र पर लिख कर दें। इस बीच सूत्रों के हवाले से एक खबर यह भी प्लान करवाई जा रही है चुनाव आयोग की तरफ से कि जिस तरह की गड़बड़ियों का आरोप राहुल गांधी लगा रहे हैं उसी तरह की गड़बड़ियों को तो ठीक करने के लिए बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग विशेष मतदाता गहन पुनरीक्षण अभियान चला रहा है, यानी SIR अभियान चला रहा है, जिसका राहुल गांधी और राहुल गांधी के नेतृत्व में पूरी विपक्षी राजनीतिक पार्टियां विरोध कर रही। तो खैर इन राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के दौर में देश के दूसरे नंबर के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर आने वाले वर्षों के लिए कौन सा नेता बैठेगा और दूसरे सर्वोच्च संवैधानिक पद यानी देश के उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो पदेन राज्यसभा के सभापति होते हैं। तो राज्यसभा की कार्रवाइयों का संचालन करते हुए कौन से नेता नजर आएंगे, क्योंकि ये पोस्ट बहुत बड़ी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। संवैधानिक दृष्टि से देश के सर्वोच्च दूसरे नंबर के सर्वोच्च पद तो है ही, लेकिन इसके साथ ही चूंकि राज्यसभा की कार्रवाई का संचालन करना होता है और राज्यसभा में जो नंबर गेम है उसको ध्यान में रखते हुए सरकार के कामों को ज्यादा तवज्जो या प्रमुखता देनी होती है। तो जगदीप धनखड़ के एपिसोड के बाद भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बीच एक राय ये भी बन रही है कि इतने सर्वोच्च संवैधानिक पद के लिए, इतने महत्वपूर्ण पद के लिए विचारधारा से इतर जाकर किसी व्यक्ति का चयन नहीं करना चाहिए। जगदीप धनखड़ को जैसे पश्चिम बंगाल का राज्यपाल बनाया गया, फिर इनाम देकर उन्हें देश का उपराष्ट्रपति बना दिया गया, फिर किस तरह से उनकी विदाई हुई, अभी तक उनकी चुप्पी पर रहस्य बना हुआ है। ये कहा जा रहा है कि जब वो बोलेंगे तो क्या सत्यपाल मलिक की तरह बोलेंगे, ये डर बना हुआ है। तो इस बीच भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में विचारधारा के प्रति समर्पित व्यक्ति को ही उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाने के बारे में लगभग बातें तय हो चुकी हैं। और अगर भारतीय जनता पार्टी उपराष्ट्रपति जैसा महत्वपूर्ण पद किसी सहयोगी दल को नहीं देती है, जिस तरह की खबरें निकलकर सामने आती है, तो फिर इस बार कट्टर भारतीय जनता पार्टी यानी कट्टर भाजपा, या यूं भी कह सकता हूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कोई स्वयंसेवक ही आपको राज्यसभा की कार्रवाई का संचालन करते हुए नजर आएंगे, राज्यसभा के सभापति के तौर पर, देश के उपराष्ट्रपति के तौर पर। और इसको लेकर आज संसद भवन के परिसर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बड़ी बैठक हुई। वो बैठक अपने आप में एनडीए गठबंधन की तरफ से उम्मीदवार तय करने के लिए ही नहीं
बल्कि चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार को जीत दिलवाने के लिहाज से भी बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है। संसद भवन परिसर में एक बड़ी बैठक हुई, एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। वैसे तो तकनीकी तौर पर यह बैठक भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में हुई। जेपी नड्डा जो कि राज्यसभा में सदन के नेता भी हैं, लेकिन इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे, जो कि सरकार और संगठन दोनों में ही नंबर 2 की भूमिका में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद वो सरकार में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका में है और ये माना जाता है कि सरकार और संगठन दोनों ही चला रहे हैं। तो तकनीकी रूप से आप कह सकते हैं कि भले ही ये बैठक जेपी नड्डा की अध्यक्षता में हुई हो, लेकिन वास्तव में ये बैठक देश के गृह मंत्री, गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई। इसमें जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। इसमें रक्षा मंत्री, जो कि लोकसभा में सदन के उपनेता भी है, तकनीकी रूप से केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद वो दूसरे नंबर पर आते हैं। तो इन तीनों नेताओं की मौजूदगी में एक बड़ी बैठक हुई और इस बड़ी बैठक में एनडीए गठबंधन में शामिल तमाम राजनीतिक दलों के नेता शामिल हुए। इस बड़ी बैठक में नीतीश कुमार की पार्टी की तरफ से यानी जनता दल यूनाइटेड की तरफ से राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह शामिल हुए, उपेंद्र कुशवाहा शामिल हुए, जयंत चौधरी शामिल हुए, प्रफुल्ल महंता शामिल हुए, एकनाथ शिंदे के जो बेटे हैं वो शामिल हुए, अजीत पवार साहब की पार्टी की तरफ से प्रफुल्ल पटेल शामिल हुए, तेलुगु देशम पार्टी यानी चंद्रबाबू नायडू की पार्टी की तरफ से राम मोहन नायडू शामिल हुए, चिराग पासवान, दिनेश्वर कामत, मिलन देवड़ा, जी के वासन, इसके अलावा अनुप्रिया पटेल, रामदास आठवले, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू और संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल समेत एनडीए गठबंधन में शामिल अन्य कई राजनीतिक दलों के नेता शामिल हुए। और सूत्र बता रहे हैं कि सदन की कार्रवाई का संचालन, सदन में सरकारी विधेयकों को पारित करवाने की कोशिश, इन तमाम मुद्दों पर तो चर्चा हुई। इसके साथ ही यह सबसे महत्वपूर्ण एजेंडा जो इस बैठक का था वो एनडीए गठबंधन की तरफ से उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए उम्मीदवार का चयन करना बहुत ही महत्वपूर्ण एजेंडा था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि संसद का मानसून सत्र जिस दिन खत्म हो रहा है, जिस दिन उसकी आखिरी तारीख है 21 अगस्त, उसी 21 अगस्त को उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन भरने की आखिरी तारीख है। हालांकि चुनाव जो है वो 9 सितंबर को करवाया जाएगा अगर एक से ज्यादा वैध उम्मीदवार होते हैं तो, और 9 सितंबर को ही उपराष्ट्रपति चुनाव का नतीजा भी निकलकर सामने आ जाएगा। और नंबर गेम आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। नंबर गेम जब आप जानेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये चुनाव कितना ज्यादा एनडीए गठबंधन के लिए महत्वपूर्ण है और क्यों इस बार भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज्यादा कोशिश करनी पड़ रही है, या भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज्यादा कोशिश करनी पड़ेगी अपने उम्मीदवारों को जिताने के लिए। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि एनडीए गठबंधन की इस बैठक में, एनडीए नेताओं की इस बैठक में अमित शाह, जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह की मौजूदगी में एनडीए घटक दलों के नेताओं की हुई इस बैठक में उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को अधिकृत कर दिया गया है। यानी उम्मीदवारों के चयन को लेकर नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा एक तरह से अंतिम फैसला करेंगे और उसके बाद एनडीए गठबंधन के घटक दल के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जो मुखिया हैं, उनको वो मैसेज कन्वे किया जाएगा और उस पर वो सहमति बनाने की कोशिश करेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर जो आई है वो मैंने आपके सामने रख दी है। नंबर गेम भी आपको बता देता हूं। उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा दोनों सांसदों के सांसद वोट करते हैं। गुप्त मतदान प्रणाली के जरिए वोट होता है, यानी कोई भी राजनीतिक दल इस चुनाव के लिए व्हिप जारी नहीं कर सकता, अपने सांसदों को मजबूर नहीं कर सकता कि वो अमुक उम्मीदवार को ही वोट दे। फिलहाल नंबर गेम जो है वो एनडीए गठबंधन के पाले में है। दोनों सदनों के अगर कुल सदस्य संख्या की बात कर लूं तो लोकसभा के 543, राज्यसभा के 245 और ये पूरा मिलकर जो हो जाता है वो 788 हो जाता है। और इसमें उपराष्ट्रपति का चुनाव जिताने के लिए एनडीए गठबंधन को 395 वोट की जरूरत है, जबकि एनडीए गठबंधन में शामिल जो तमाम राजनीतिक दल है उनका जो स्ट्रेंथ है लोकसभा में 293 और राज्यसभा में 133, यानी 426 की स्ट्रेंथ है। लेकिन 426 ये तब हो पाएगा जब एनडीए के तमाम घटक दल एकजुट रहेंगे और इसलिए एनडीए गठबंधन की बैठक बुलाई गई थी। और अब इस बैठक के बाद सरकार एक और कोशिश भी करेगी, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि सरकार विपक्षी राजनीतिक दलों से भी बात करेगी ताकि एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार को लेकर ही उनकी सहमति हासिल की जा सके। यानी सरकार ये चाहेगी कि उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव की नौबत ना आए, एक ही व्यक्ति यानी एनडीए गठबंधन का उम्मीदवार पर्चा भरे
और कोई उम्मीदवार विपक्षी गठबंधन की तरफ से पर्चा न भरे तो सर्वसम्मति से उपराष्ट्रपति के पद का चयन कर लिया जाए। हालांकि विपक्षी इंडिया गठबंधन के तेवर को देखते हुए फिलहाल इस बात की संभावना बहुत कम नजर आ रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एनडीए गठबंधन की बैठक में फैसला करवा लिया है कि उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवार चुनने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को अधिकृत कर दिया गया है। और इसी के साथ ही अब भारतीय जनता पार्टी अपने नेताओं की भी एक टोली बनाएगी जिसमें वरिष्ठ नेता भी शामिल होंगे और वो फिर तमाम विपक्षी राजनीतिक दलों से, कांग्रेस से, तृणमूल कांग्रेस से, समाजवादी पार्टी से, राष्ट्रीय जनता दल से, डीएमके से, इन तमाम राजनीतिक दलों से बात करके उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर सर्वसम्मति बनाने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं कि कितनी सर्वसम्मति बन पाती है और इस बार भारतीय जनता पार्टी के पिटारे से देश के उपराष्ट्रपति के लिए कौन सा नाम निकलकर सामने आता है और एनडीए गठबंधन एकजुट होकर उसके पक्ष में वोट करते हैं, नहीं करते। और अगर विपक्षी गठबंधन, इंडिया गठबंधन अपना उम्मीदवार खड़ा करता है तो जिस तरह से जगदीप धनखड़ के समय भारतीय जनता पार्टी ने विपक्षी राजनीतिक दल में सेंध लगा दी थी, क्या इस बार भी भारतीय जनता पार्टी उसमें कामयाब हो पाएगी? इससे पहले उपराष्ट्रपति चुनाव के संभावित उम्मीदवारों को लेकर भी मैं पॉजिटिव खबर के प्लेटफॉर्म पर स्टोरी कर चुका हूं। तो आज संभावित उम्मीदवारों का नाम बताकर आपको वीडियो को मैं बहुत ज्यादा लंबा नहीं खींचना चाहूंगा। एनडीए गठबंधन की बैठक में लिया गया फैसला, आगे की रणनीति, इन तमाम चीजों को मैंने आपके सामने रख दिया। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। जाते जाते फिर आपसे अपील करूंगा, आग्रह करूंगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए और पॉजिटिव खबर को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।